हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी आईएएस, यूपीपीसीएस, आरओ और बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके लिए हम एक बुक का सहारा लेंगे, जो कि है घटना चक्र की बहुत फेमस किताब पूर्वावलोकन। इससे आपको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऐसे जो डायरेक्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम इस बुक का और इस सीरीज़ की घटना चक्र की पूर्वावलोकन सीरीज़ की जितनी भी सारी बुक्स हैं उनका हम फटाफट रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस सीरीज़ में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का, जो सब भारत का संवैधानिक विकास है। ठीक है, और उसमें भी टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन। इसका सेट 1 हम स्टार्ट करेंगे और इसमें आपको फुल एनालिसिस मिलेगा। ठीक है, वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको पूरा का पूरा एनालिसिस मिलेगा। उसके साथ साथ जो हैंड रिटन नोट्स के जैसे हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं इस सीरीज़ में। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि भारत में जो संविधान का विकास हुआ है उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो देखिए, भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में होता है। एक तो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन, जो कि 1773 से और 1853 तक रहता है, जिसमें ब्रिटिश संसद द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा कानून पारित होकर के आते हैं और वो सभी कानून इंडिया में लागू किए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 1853 के बाद जो भारत का शासन था वो डायरेक्टली ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला गया, जो कि जिसको कहा जाता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, जो कि 1858 से और 1947 यानी 1947 तक, यानी कि यहाँ की जो महारानी थी उसके डायरेक्ट अंडर में भारत का कंट्रोल चला गया था। तो सबसे पहले इस सीरीज़ में हम अपना पहले सेट में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि इसके अंतर्गत कितने सारी चीज़ें, कितने सारे एक्ट पास हुए हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इनसे एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस एनालिसिस के साथ हम पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे और उनको अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एक्ट है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भी इसको बोला जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले काम का क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर ऑफ बंगाल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल, यानी कि ये केवल नाम से गवर्नर जनरल नहीं है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो मद्रास, बम्बई, उड़ीसा, ये सारी की सारी प्रेसिडेंसियाँ थी, जो प्रांत थे, उन सारी चीज़ों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अभी तक जो गवर्नर जो था, जो कि बंगाल का गवर्नर था केवल, अब वो उड़ीसा, बिहार, इन सारी जगहों का गवर्नर होगा और केवल गवर्नर अब इसको नहीं कहा जाएगा, इसको गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये काम सबसे पहला किया गया और उसमें जो सबसे कह सकते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, ये लास्ट होगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा लास्ट, और इसमें बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो फर्स्ट, तो उसमें आ जाएगा वारेन हेस्टिंग। तो जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था वो बंगाल का अंतिम गवर्नर या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसके अलावा इस गवर्नर जनरल के हेल्प के लिए, सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद, एक कार्यकारी कमेटी की स्थापना की गई, जिसमें 4 लोग थे, 4 सदस्य थे, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बोरवेल। ये 4 लोग थे और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। ठीक है, उसके बाद एक, इसके अलावा ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम क्या किया गया कि इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में अगले वर्ष कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें जो हेड था, जो उस कह सकते हैं न्यायालय का हेड जज था, वो था लॉर्ड एलिस इम्पे, और इसके अलावा 3 अन्य सदस्य भी थे, जिसमें एक था लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लिमिंस्टर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो अभी आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कंपनी के
कह सकते हैं कि सैनिक थे, या फिर कह सकते हैं कंपनी के जो व्यापारी थे, उनके निजी व्यापार, वो जो खुद के लिए व्यापार करते थे और लोगों से जो उपहार गिफ्ट लेते थे, उन पर, उन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि यहाँ के अब लोकल लोगों से कोई भी जो सैनिक है या कोई भी जो व्यापारी है वह गिफ्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो इसमें दो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगली बात करते हैं, तो आगे है, इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या किया गया कि पहले कंपनी केवल व्यापार के मकसद के से आई थी, लेकिन धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ कंपनी राजनीति में भी दखल अंदाजी करने लगी। इसका एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को, जो कि कंपनी अब दोनों चीज़ें कर रही है, तो इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में व्यापार और राजनीति दोनों चीज़ों को इसका अलग कर दिया गया। उसके बाद जो भी व्यापार करने के दौरान लोग, इसके जो कंपनी के जो व्यापारी थे, वो लोगों से जो गिफ्ट लेते थे या फिर किसी अन्य तरह की, कह सकते हैं कि धोखाधड़ी करते थे और लोगों से कोई भी चीज़ें लेना, उनको प्रताड़ित करना, उन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना की गई। ठीक है, इसी पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 के दौरान। उसके बाद आता है अगला 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। तो इसमें क्या किया गया कि इसमें जो गवर्नर जनरल था, जो कि इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर, उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, अब उसको सेनापति की भी शक्तियां दे दी गई। माने कि कह सकते हैं कि इसमें जो सेना थी, जो आर्मी थी, उसका भी पूरा का पूरा कंट्रोल दे दिया गया गवर्नर जनरल को। ठीक है, और उसमें सबसे पहले जो सेना की शक्तियां पाने वाला अंग्रेजी था, वो था गवर्नर जनरल, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे है 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक, इसमें क्या किया गया कि कंपनी जो भी व्यापार करती थी, उसमें कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। माने कि पहले शुरुआती दौर में जब अंग्रेज आए थे भारत पर व्यापार करने, तो वो केवल कुछ समय के लिए आए थे, लेकिन फिर कुछ समय बाद उनकी जो अधिकार था वो ख़त्म होने वाला था। तो इसके कंपनी के जो भी व्यापार के अधिकार थे, उनको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो फिर उसके बाद इसमें 1793 के बाद 20 वर्ष बाद अगर हम ऐड करते हैं 20 वर्ष बाद, तो आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इस 1813 का चार्टर अधिनियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इस 1813 के चार्टर अधिनियम में सबसे पहले भारतीय शिक्षा जो थी, उस पर प्रत्येक वर्ष हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई कि भारत की जो शिक्षा है, भारत की जो शिक्षा पद्धति है, या फिर भारत के लिए जो भी शिक्षा के प्रावधान बनाए जाएंगे, उन पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा सारी व्यवस्था करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद इसी में कह सकते हैं कि 1813 में ही जो इंग्लिश शिक्षा है, जो पश्चिमी शिक्षा है, इंग्लिश, अंग्रेजी, इस पर जोर दिया गया इसको स्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद कंपनी के जो भी अधिकार थे, क्यों पहले कंपनी को एक अधिकार था सभी के सभी जगहों से व्यापार करने के लिए, लेकिन इस 1813 के चार्टर अधिनियम में जो कंपनी का व्यापार था वो उसे सीमित कर दिया गया। उसका चीन के साथ केवल व्यापार रहने दिया गया और चाय का व्यापार, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वो केवल 2 चीज़ों का व्यापार कर सकती थी, एक तो चीन के साथ और दूसरा चाय का। यानी कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई अन्य कंपनी, फ्रांसीसी कोई भी कंपनी नहीं कर सकती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया है 1833 का चार्टर अधिनियम। देखिए, ये जो 1813 का अधिनियम है, इसके बाद भी एक और 20 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया कंपनी का व्यापार करने का। तो 20 वर्ष का बढ़ाने के बाद फिर आ जाता है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें की गई हैं, जिसमें सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बंगाल का गवर्नर था, देखिए शुरू में जो एकदम स्टार्टिंग की बात करें हम, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब ये है
कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है 1833 के चार्टर अधिनियम में, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब उसे डायरेक्टली भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, भारत जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और इस जो लास्ट कह सकते हैं कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, या फिर जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके बाद क्या किया गया कि इसमें शासन का केंद्रीकरण किया गया। जो भी शासन की शक्तियाँ जो बिखरी हुई थी, जो सभी प्रांत थे, उनको एकीकरण किया गया, उनमें मिलाया गया और सबको एक ही के कंट्रोल में दिया गया। अब यहाँ पे जैसा कि नाम ही यूज़ हो रहा है भारत, भारत एक पूरे के पूरे प्रांतों के ग्रुप के रूप में है। तो यहाँ पर शक्तियों का पूरा केंद्रीकरण कर दिया गया, एक जगह एक व्यक्ति को दे दिया गया पूरी की पूरी शक्तियाँ। उसके बाद दिया गया है कि कंपनी का जो भी समस्त व्यापारिक कार्य को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी के जितने भी व्यापार वाले कार्य थे, व्यापार के ट्रेड के जितने भी कार्य थे, उन सब को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी केवल राजनीतिक कार्यों को देखती थी, यानी कि केवल पॉलिटिकल चीज़ों को। आए तो थे केवल वो व्यापार करने के मकसद से, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका प्रभुत्व बढ़ा तो धीरे धीरे ये लोग कहीं ना कहीं व्यापार से और राजनीतिक पक्षों की तरफ अग्रसर होने लगे। और धीरे धीरे राजनीतिक पक्ष इतना मजबूत हो गया कि व्यापारिक इनका पक्ष पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो एक इम्पॉर्टेंट ये इसमें काम हुआ। इसमें एक 10 सदस्यों वाली समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसमें 10 सदस्यों वाली समिति का गठन किया गया, जिसमें एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई, जो कि था लॉर्ड मैकाले। और यही भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए इस समय भी जिम्मेदार हैं। तो इस 10 सदस्यों की समिति थी, तो ये लॉर्ड मैकाले। उसके बाद इसमें बहुत सारी 1833 के चार्टर अधिनियम में बहुत सारी धाराएं मेंशन की गई हैं, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट धारा है, धारा 87। इस धारा 87 के तहत ये मेंशन किया गया था कि कोई भी जो भारतीय व्यक्ति है, कोई भी जो भारतीय है, या फिर कह सकते हैं कि भारतीय है, या फिर किसी लिंग का है, किसी वंश का है, ठीक है, किसी वंश का हो, किसी लिंग का हो, जन्म स्थान का हो, उसे इस आधार पर जो भी कंपनी के पद हैं उनसे नहीं हटाया जाएगा कि उसका वो भारतीय है, या फिर वो किसी अन्य वंश का है, या फिर किसी अन्य स्थान का है। जिस तरीके से आज के संविधान के आर्टिकल 15 में मेंशन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सेम उसी तरीके से ये धारा 87 था। तो इससे भारतीयों को थोड़ा मोड़ा उसमें हेल्प मिली। उसके बाद आगे देखें तो अगला है 1853 का चार्टर अधिनियम। देखिए, इसके बाद ये जो 1833 का चार्टर अधिनियम है, इसके बाद भी कंपनी का जो पूरा का पूरा टाइमिंग था वो 20 वर्ष के लिए फिर ऐड कर दिया गया। तो आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। अब इसमें किया क्या गया कि इसमें जो विधायी शक्ति थी, ठीक है, विधायी माने होता है कानून बनाने की शक्ति, जो कानून बनाने की शक्ति थी कंपनी की, उसको कार्यपालिका की शक्ति से अलग कर दिया गया। माने कानून बनाना और कानून का पालन करना, इन दोनों चीज़ों को कंपनी की इन दोनों चीज़ों को अलग कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद है कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा। माने ICS जो है, इंडियन सिविल सर्विसेज, इनके लिए जो अधिकारियों की नियुक्ति थी, जैसा कि आप लोग ही इस वीडियो को देख रहे हैं, IAS PCS या फिर कह सकते हैं यही इसी रैंक के लोगों का, तो इसी रैंक के लोगों के लिए इस अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया कि अब उनकी खुली रूप से प्रतियोगिता होगी, कंपटीशन होगा, और उनकी भर्ती की जाएगी और उनका चयन किया जाएगा, अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उसके बाद दिया है कि भारत के लिए कानून बनाने के लिए, यानी कानून निर्माण के लिए भारतीय या फिर केंद्रीय विधान परिषद का भी गठन किया गया। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इन सारे के सारे एक्ट से, जिनसे पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, तो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है।
देखिए पहला क्वेश्चन ये है जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग पहले ही इसमें बताए हैं आप लोगों को कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और उसका जो आधार अधिनियम था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और उसमें जो हेड जज था उसमें था लॉर्ड एलिज इम्पे और इसके अलावा 3 अन्य लोग भी थे जो कि हाइड, चेम्बर्स और लिमेंस्टर थे। तो ये क्वेश्चन में पहले ही सारी चीज़ें बता चुका हूँ, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे लेंगे। देखिए इसमें अन्य ऑप्शंस को भी देखते चलते हैं। तो इसमें एक और दिया है कि पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो सबसे पहली बात कि इसमें BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स यानी कि जो नियंत्रण समिति है या नियंत्रण बोर्ड है उसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद इसमें कंपनी के जो भी व्यापारिक काम थे, व्यापारिक और जो राजनीतिक काम थे, इन सारी चीज़ों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर इस ऑप्शन को देखें चार्टर एक्ट 1813 का, तो इसमें भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए पर ईयर खर्च करने की बात की गई थी कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा हर साल, और इसमें इंग्लिश पर ध्यान दिया गया था। उसके बाद एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट की गई थी कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार कंपनी के ही हाथों में अभी था, बाकी सारे के सारे व्यापार छीन लिए गए थे। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मैंने 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसमें सबसे पहले एक काम किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, मैंने अभी तक जिसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब उसको इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मैंने पूरे के पूरे इंडिया का कंट्रोल उसी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। उसके बाद है इसमें एक और सदस्य की नियुक्ति की गई थी जो कि था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई थी इसमें। उसके बाद इसमें जो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक लिखते रहें। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे ऑप्शंस का डिटेल्ड एनालिसिस और ये पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए ये भी क्वेश्चन है कि यूपी ROARO प्री में पूछा गया है 2016 में। क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो दिया सबसे पहला कथन कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। फिर उसके बाद दिया लेमेंस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे, जो कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पहले ही मैंने बताया है कि इसमें जो हेड था वो था लॉर्ड एलिज इम्पे। लॉर्ड इम्पे जो थे वो हेड थे। उसके बाद 3 अन्य सदस्य थे इनके, वो थे लेमेंस्टर, हाइड और उसके बाद चेम्बर्स। ठीक है, ये 3 लोग थे। तो इसका जो हेड था वो लॉर्ड एलिज इम्पे था। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है केवल पहला सही एक दिया है, उसके बाद दिया केवल दूसरा सही, केवल दोनों पहला और दूसरा, और चौथा ऑप्शन दिया है न तो 1 और न तो 2। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला। इसमें पहला स्टेटमेंट केवल सही है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले अगर देखिए तो दिया गया है, इधर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, और इधर 4 दिए गए हैं, इनको आपस में मिलाना है कि कौन सा सही है। तो देखिए दिया है नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी कि BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो वो था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, यानी कि इस पहले का हो जाएगा, एक हो जाएगा दूसरा। उसके बाद इसमें दिया गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी पीछे क्वेश्चन हम लोग किए हैं कि 1773 एक्ट के तहत 1774 में 1774 में किया गया था। तो दिया गया है नियामक अधिनियम 1773। रेगुलेटरी को या फिर रेगुलेटिंग को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं नियामक अधिनियम। तो ये हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए इसमें दिए गए मिलाएंगे अगर तो A का मिलता है दूसरे से और बाकी B का मिलता है पहले से। तो उसमें चेक करेंगे कि दूसरा के लिए पहला के लिए दूसरा ऑप्शन किस में मेंशन किया गया, तो इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में पहला के लिए दूसरा। उसके बाद दिया गया है कि दूसरा के लिए पहला मर्ज करना है हमें, तो इस B के लिए पहला, तो
और इसमें तो है नहीं, तो ये खत्म हो जाएगा और ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें देख ही लेते हैं, दिया कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, माने अंग्रेजी शिक्षा के लिए भारत में किस अधिनियम के तहत उनको आज़ादी दी गई थी, तो वो था चार्टर अधिनियम 1813। इसी अधिनियम में पीछे भी मैंने बताया कि 1 लाख पर ईयर अंग्रेजी माने भारतीय शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी। उस लास्ट जो मिलाने वाला है वो दिया है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो वो की गई थी 1833 के चार्टर अधिनियम में, जो कि था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए ये भी IAS प्री में 2018 में पूछा गया है। दिया है कि निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, यानी भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसका श्रेय किसको जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, सबसे पहला ऑप्शन है 1813 के चार्टर अधिनियम। तो ये आपको याद ही होगा कि 1813 के चार्टर अधिनियम मैंने बताया था कि जो भारतीय शिक्षा थी उस पर 1 लाख पर ईयर खर्च करने की बात की गई थी, और जो 1 लाख पर ईयर था ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, यानी कि 1823 में, ठीक है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस नाम की एक कमेटी, एक समिति बनाई गई थी, और इसी समिति की ये जिम्मेदारी थी कि यह सुनिश्चित करे कि भारतीय शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाए। तो इसमें इस कमेटी का भी योगदान था, इस अधिनियम का भी योगदान था। उसके बाद जो प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, यानी कि जो पश्चिमी शिक्षा थी, इनका यहाँ की ओरिएंटल शिक्षा थी, जो हमारे भारत की पहले से यहाँ की जो शिक्षा थी ओरिएंटल, और जो कह सकते हैं वेस्टर्न एजुकेशन थी, पश्चिमी शिक्षा थी, इनमें जो भी विवाद हुए हैं उनके तहत ये इस अंग्रेजी शिक्षा को भारत में बढ़ावा दिया गया है। तो इसमें अगर देखें हम, तो इसमें ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है केवल 1 और 2, केवल 2 ये भी सही नहीं होगा, केवल 1 और 3 ये भी सही नहीं है। इसमें दिया गया है 1 और 2 और 3, तो ये बिल्कुल सही है। तीनों का रोल रहा है इस भारतीय शिक्षा में। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए यूपी RO मेंस में 2017 के पूछा गया है। क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, यानी किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास केवल 2 अधिकार छोड़े गए थे, एक तो चाय का व्यापार और दूसरा चीन का व्यापार। ये भी क्वेश्चन मैं पहले ही समझाया हूँ। तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें है सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि 1813 का चार्टर अधिनियम। और अगर इस अधिनियम से सारी चीज़ें याद हो तो इसमें बताया गया था कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए पर ईयर खर्च किया जाएगा। इसमें इंग्लिश पर जोर दिया जाएगा, इंग्लिश शिक्षा पर। उसके बाद जो चीन के साथ और चाय का व्यापार है यह केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा, इसी अधिनियम में बोला गया था। तो ये है सही ऑप्शन। उसके बाद दिया गया है कि 1833 का चार्टर अधिनियम, इसको भी देख लेते हैं। तो उसमें किया गया था कि कंपनी का जो भी व्यापारिक कार्य था, जितने भी व्यापार वाले कार्य थे वो सब समाप्त कर दिए गए थे, केवल छोड़ा गया था राजनीतिक कार्य को, कि कंपनी के अधीन अब केवल राजनीतिक कार्य रहेंगे, वो केवल पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करेगी। उसके बाद है जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और ये जो व्यक्ति था वो था सबसे पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि जो बेंटिक था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन 1753 का चार्टर अधिनियम। इसमें सिविल सेवक जो भी थे, सिविल सेवक, उनकी नियुक्ति को लेकर के ये अधिनियम था कि अब इनके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं की जाएंगी भर्ती और चयन के लिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है IAS प्री 2019 में कि चार्टर अधिनियम 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो दिया है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार आधिपत्य को, चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया, यानी 1813 के अधिनियम में कंपनी के सारे हक छीन लिए गए थे केवल चीन और चाय का व्यापार को लेकर। उसके बाद ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं
तो अगला दिया गया है, इसने कंपनी द्वारा एक अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। यानी कि इसके बाद ही कुछ वर्षों बाद कंपनी भारत पर जो क्राउन का शासन है, जो महारानी विक्टोरिया का शासन है, वो सुदृढ़ हुआ। तो इसके तहत भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। उसके तहत ही ये भारत का पूरा शासन विक्टोरिया के हाथों में गया, या फिर कह सकते हैं क्राउन के हाथों में गया। तीसरा स्टेटमेंट दिया है तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। यानी कि भारत से जितने भी पैसों की उगाही की जाती थी, जितने भी टैक्स लिए जाते थे, जितने भी कर लिए जाते थे, अब वो इसी अधिनियम के यानी कि 1813 के अधिनियम के तहत ये डायरेक्ट अब चल गया था ब्रिटिश संसद में। जो कि स्टेटमेंट ये बिल्कुल गलत है। जो भारत में से भी जो भी टैक्स लिए जाते थे, इनका डायरेक्ट जो कह सकते हैं कि कंट्रोल गया था ब्रिटिश संसद के हाथों में, वह 1813 में ना होकर के 1858 के डायरेक्ट कंट्रोल में गया था। क्योंकि हमने शुरू में ही डील किया है कि जो भारत का संवैधानिक विकास है वो दो हिस्सों में हुआ है। एक तो 1773 से और 1853 तक, और एक है 1858 से और 1947 तक। तो इसमें जो पूरा का पूरा कंट्रोल है, टैक्स है, वो गया था ब्रिटिश संसद के हाथों में। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, ऑप्शन दिया है केवल 1 और 2, तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा और बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री 2012 में। तो दिया है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। मैंने कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके तहत भारत का जो प्रशासन था उसमें भारतीयों की भी कुछ संख्या बढ़ गई, या फिर भारतीयों को भी कुछ उसमें रोल प्ले करने को मिल गया, यानी कि भारतीय भी उसमें शासन में अब हिस्सा ले सकते थे। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया, शक्ति का केंद्रीकरण, ठीक है। और इसमें एक कह सकते हैं कि कानूनी सदस्य की भी नियुक्ति की गई थी, जो कि था लॉर्ड मैकाले, ठीक है। इसमें लॉर्ड मैकाले की भी नियुक्ति की गई थी, ठीक। और इसमें धारा जो 87 है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें यही चीज़ रोल प्ले करती है कि धारा 87 में जिस तरीके से आज के संविधान का जो आर्टिकल 15 है, उस आर्टिकल 15 में मेंशन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग या फिर कह सकते हैं कि जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी सरकारी नौकरी में या अन्य चीज़ों में। यही आधार था इस धारा 87 का भी, कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर उसको अयोग्य नहीं माना जाएगा कि वह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके तहत जो भी पद हैं उनको वो ग्रहण नहीं कर सकता। इसके आधार पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि अब कोई भी जो भारतीय व्यक्ति भी है, किसी भी जाति का, धर्म का, लिंग का या फिर जन्म स्थान का है, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो भी पद हैं उनको वो ग्रहण कर सकता है। तो इस तरीके से भारतीयों को भी अपने ही देश के शासन में कुछ हिस्सा मिल पाए, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारत था उससे पूछे गए हैं। अगला जो सेट है, सेट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि जो क्राउन के अंतर्गत भारत का शासन चला गया था उसमें कौन कौन से एक्ट हैं, और इससे जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरीके के होते हैं और कौन से क्वेश्चन होते हैं। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हों और अगला सेट आप चाहते हो कि जल्दी से अपलोड हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।